अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और कुछ घंटे के बाद 6वें चरण के वोट भी यूपी में पड़ जाएंगे। पर भाई साहब, सवाल अभी वही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर नियंत्रण किसका होने वाला है और उत्तर प्रदेश की जनता ने तय क्या किया है। अब जब हम 6वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो तराई बेल्ट में बलरामपुर से शुरू हुआ ये इलाका अम्बेडकर नगर होते हुए, बस्ती होते हुए, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर होते हुए, गोरखपुर, देवरिया से होते हुए बलिया तक जाता है। बेसिकली आप इसको मान सकते हैं कि ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। क्या तय किया यहाँ की जनता ने और ये 6वें चरण का चुनाव क्या तय करने वाला है। 57 सीटों पर वोटिंग है और अब 5 चरण हो चुके हैं। 293 सीट पर वोटिंग हो चुकी है। ये वाला चरण ये तय कर देगा कि किसके पास उत्तर प्रदेश की सत्ता जाने वाली है। तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। ये चरण हम 5 की समीक्षा करेंगे और 6वें पर बात करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, चुनाव बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। विशेष तौर पर एनडीए का अलायंस जो बीजेपी के नेतृत्व में है और सोशलिस्ट अलायंस जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में है। तो आखिर जनता का मूड क्या है, जनता ने क्या तय किया है, पब्लिक क्या चाहती है, जनता के मन में क्या चल रहा है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता वोट कर रही है और राजनीतिक दलों को क्या जनता का मिजाज पता चल पा रहा है, हम इस पर आज बात करेंगे। बात करने से पहले मैं कुछ आंकड़ों पर आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ वोटिंग पैटर्न पर आपसे बात करना चाहता हूं, मतदाताओं के वोट देने के तरीके पर बात करना चाहता हूं। क्या कारण है कि शहरों में, इस पर अध्ययन भी होना चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जो भी राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हों या राजनीति में दिलचस्पी रखते हों, मैं उनको आमंत्रित करता हूं इस पर रिसर्च करें, इस पर शोध करें। शहर में इस बार पहले के मुकाबले वोट बहुत कम पड़ रहे हैं। कहीं कहीं तो 8%, कहीं 4%, कहीं 5% और किसी किसी चरण में तो 6% वोट शहर में कम हो रहे हैं। गांव देहात में वोटिंग ज्यादा है। पिछली बार 2017 के मुकाबले भी ज्यादा है और इस बार शहरों के मुकाबले भी अधिक है। इसको डिकोड करने की जरूरत है कि क्यों, कारण क्या है। शहरी मतदाता यानी जो नगरीय मतदाता, अर्बन वोटर है, उसकी रुचि वोट डालने में कम क्यों होती जा रही है, यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। मैं उदाहरण के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। प्रयागराज उत्तर, प्रयागराज का सबसे पढ़ा लिखा इलाका, यूनिवर्सिटी आती है उधर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सबसे पढ़े लिखे लोगों का ये क्षेत्र है। इसको हम पहले इलाहाबाद उत्तरी के नाम से जानते थे, अब ये प्रयागराज उत्तरी है। क्या आप यकीन करेंगे कि वहां महज 39% पोलिंग हुई है, 39% वोट सिर्फ पड़े। कितना? 39%। घनघोर शहर, पढ़े लिखों का शहर, अभिजात्य वर्ग का शहर, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स का शहर, इलाका, वोट कितना पड़ा? 39%। क्यों? क्या इनकी रुचि कम हो गई है या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसमें इनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? क्या वोटिंग का दिन इनके लिए छुट्टी का दिन है? वोट डालने शहर के लोग कम क्यों आ रहे हैं? या जो वर्तमान में चल रहा है उसमें उनकी रुचि नहीं है, या फिर वो व्यवस्था से नाराज हैं, या तो फिर यथास्थिति चाहते हैं। और क्या कारण हो सकता है? दूसरी तरफ गांव देहात चलिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं पिछले कल की हुई वोटिंग का। बाराबंकी जनपद में एक ग्रामीण विधानसभा सीट है, उसका नाम है कुर्सी। कुर्सी नाम ही है उस सीट का। लखनऊ और बाराबंकी के बीच में पड़ता है। क्या आपको पता है वहां वोटिंग कितनी हुई है? 71%, 71%। और प्रयागराज उत्तरी में कितनी हुई थी? 39%, 39%। ये तो मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास पूरी रिसर्च रिपोर्ट है
जो ये बताती है कि शहरों में वोटिंग बहुत कम हो रही है और ये हमारे लिए चिंता का विषय, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका एक वोट बहुत कीमती होता है और लोकतंत्र के इस महोत्सव में आपका पार्टिसिपेंट होना बेहद ज़रूरी है। आप वोट किसको देते हैं, किसको नहीं देते, इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बिलीव है, इसलिए आपको वोट डालने जरूर निकलना चाहिए। यह हक है आपका, संविधान से आपको यह हक मिला है। लेकिन हम क्या कारण है कि वोट नहीं डालने जा रहे हैं? यह देश के प्रति भी ठीक नहीं है बहनों भाइयों। वोट किसको जाता है, किसको नहीं जाता है, यह अलग विषय हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन शहरी मतदाता वोट डालने क्यों नहीं आ रहा है? वोट डाल भी रहा है तो कम क्यों है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स किए? नहीं किए। जिले में कोई एफर्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। और ये पन्ना प्रमुख लोग क्या कर रहे थे? दूसरी पार्टियों के जो बूथ एजेंट हैं ये क्या कर रहे हैं? वोट निकाल के बूथ तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? जबकि देहात में, गांव में कोई किसी को बुलाने भी नहीं जाता, लेकिन लाइन है कि टूटती नहीं। और शहर में है कि दोपहर के बाद सन्नाटा है। हमें इसके बारे में विचार करना होगा, बात करनी होगी। शहर में वोट कम, गांव देहात में ज्यादा। मतदाताओं का आचरण क्या है? पहले पिछले 5 की समीक्षा और 6वें चरण पर हम बात करेंगे। कुछ बयान सुने आप। कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये गौर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। पेशेवर दंगाई, पेशेवर माफिया, धमकीबाज, व्यापारियों का शोषण करने वाले, दंगा करने वाले, आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं। 5 साल से इंतजार कर रहे हो, नौकरी मिली, रोजगार मिला, और 5 साल तो नहीं इंतजार करोगे। बाबा जी ने तो कहा कि सबको नौकरी दे दी। उनके बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं जिसमें है कि सबको नौकरी दे दी, लाखों नौकरी दे दी। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव को भी ये एहसास था कि वे आजमगढ़ लोकसभा की सीट से बीएसपी के साथ गठबंधन करके ही ये चुनाव जीत पाए हैं। लेकिन अब ये गठबंधन खत्म हो चुका है। 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्होंने ये 12 लाख पद नहीं भरे। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, एमएच खान बीएसपी से हैं, सीपी राय बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अरविंद यादव गठबंधन के प्रवक्ता हैं जो पीएसपीएल की अगुवाई कर रहे हैं, और संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार। थोड़ी देर में वीरेंद्र सिंह जी हमें जुड़ेंगे गोरखपुर से। आजकल वीरेंद्र जी फील्ड के भ्रमण पर हैं। तो जो मैंने चिंता व्यक्त की वो एक जायज़ चिंता है और मैं उसका कारण भी तलाशूंगा, 5 चरण का एनालिसिस और 6वें पर बात। तो पहला सवाल मेरा हीरो वाजपेयी से। वाजपेयी जी बहुत स्वागत आपका। अभी मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा था कि प्रयागराज उत्तरी जो सर्वाधिक पढ़ा लिखा इलाका है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं मानता हूँ, वहाँ सिर्फ 39% वोट पड़ रहे हैं। गांव देहात में 65, 70, 70%। क्यों भाई? देखिए ब्रजेश जी, जो आपने ये रिसर्च किया और ये जो जानकारियां आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं बहुत चिंताजनक है कि पढ़ा लिखा वर्ग इस चुनाव में इतना दूर क्यों रहता है। ये सच बात है कि चुनाव आयोग ने इतनी व्यवस्था करी, राजनीतिक पार्टियों ने इतनी व्यवस्था की और इतनी जोरदारी से चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, चाहे टेलीविजन हो चाहे प्रिंट, लगातार चुनाव के बारे में चर्चा परिचर्चा लिखता और दिखाता रहता है। उसके बाद भी लोग अगर वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो यह जरूर चिंता का कारण है और हम सभी को इस स्वस्थ लोकतंत्र में वोट जरूर डालना चाहिए। और जो लोग नहीं डालने जा रहे हैं
उनके बारे में जरूर ये चिंतनीय विषय है कि पूरा वोट पड़ना चाहिए, तभी असली लोकतंत्र की परीक्षा हो पाएगी। कहीं पर वोट कम पड़ा और किन कारणों से कोई भी जीत गया, विश्लेषकों का एक तो भी दावा लगता है कि वो पुराने सही अनुभवों के प्रतिनिधित्व आधार नहीं हो पर, पा रहा है लोकतंत्र में, ये चिंता की बात है। विश्लेषकों का एक एनालिसिस रिपोर्ट है पिछले लेकिन अनुभवों बहुत के सारी आधार चीजें- पर कि जब भी शहर में वोट कम होता है, नुकसान भारतीय जनता पार्टी उठाती है। नहीं, देखिए अब सिनेरियो बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी को कभी सिर्फ शहरी पार्टी कहा जाता था ब्रजेश जी। अब आपने पिछला चुनाव 2014, 2017, 2019 देखा, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर रहा है। इसलिए यह कहना कि शहर की पार्टी रह गई है, ऐसा मैं नहीं मानता। सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची, और खास करके उस जनता तक तो जो गांव में रहती है, गरीब तबका है, जो हमेशा से वोट ज्यादा डालता था, उस तक पहुंची है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी मतदाता है वो वोट डालने नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी का शहरी मतदाता भी पहुंचा और ग्रामीण मतदाता भी पहुंचा, पर जो नहीं पहुंच रहा है, चाहे किसी का भी मतदाता हो, यह चिंतनीय विषय है। पर आप मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि 5 चरण में ही उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया है, अब बाकी तो उनकी बहुमत को आगे बढ़ाने भर की सीटें हैं। देखिए ब्रजेश जी, जो उन्होंने कहा है वो हम लोगों के लिए कहा है, अपने लिए नहीं कहा। और ये आज आप भी यहां हैं, हम भी यहां हैं, कहीं कागज पर लिखकर रख लीजिए कि 5 चरण में बहुमत किस पार्टी ने प्राप्त किया था जी। और मुझे लगता है सपा के प्रवक्ताओं को इसीलिए मना कर दिया गया है चैनलों पर जाने के लिए कि वो असलियत जान रहे हैं अखिलेश जी, इसीलिए सपा का कोई आधिकारिक प्रवक्ता चैनल पे नहीं आता। मैं अरविंद यादव को आमंत्रित करता हूं, गठबंधन के प्रवक्ता और पीएसपीएल को रिप्रेजेंट करते हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका। पहली तो चिंता ये जो मैंने अभी जताई कि नगरीय जनता यानी अर्बन वोटर्स की दिलचस्पी वोटिंग में कम होती जा रही है। और चाहे लखनऊ देख लें आप, कानपुर देख लें, मेरठ देख लें, आगरा देख लें, या अब प्रयागराज जैसा बड़ा शहर जो पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों का पूरब का ऑक्सफोर्ड है वो, और वहाँ जहाँ पूरब के ऑक्सफोर्ड का हार्ट प्रयागराज उत्तरी, जहाँ सब कुछ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर सारे इंटेलेक्चुअल्स वहीं रहते हैं, वहाँ 39% वोट पड़े हैं। इसकी चिंता कौन करेगा? नहीं, देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि इसकी चिंता सभी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग को भी होनी चाहिए। और सच तो ये है कि जो आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, जो आप नाम लिए हैं, चाहे इलाहाबाद उत्तरी हो, कानपुर हो, लखनऊ महानगर हो, कहीं भी, ये तो आम अवधारणा बनी हुई है। सभी दलों के लोग जानते हैं इस बात को कि 2 ही दलों के वोट हुआ करते थे सबसे ज़्यादा, बीजेपी के। ये अलग बात है कि 2012 में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है शहर में भी, और इस बार भी होने जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जो महानगर के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, वो किसको वोट देंगे? भाजपा के लोग तो घर में से निकल नहीं रहे हैं। सच तो ये है, जब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां भी आपने एक बहुत अच्छी बात, स्पष्ट बात आपने कही कि जब भी वोटिंग परसेंटेज शहर में कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और बुरी तरीके से हार हुई है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ गांव देहात से ही वास्ता है, बाकी शहर को कौन पूछेगा? नहीं, देखिए सच ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों से, बड़े लोगों से अब ये डेटा वास्ता आपके होगी, फेवर में है, तो तो हमें आपको बड़ा गांव मजा के आ रहा है। लोगों की ही चिंताएं ज्यादा सताती है। गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तो हम लोग की ज्यादा चिंताएं है ही। तेजस हमने नहीं चलाया है, तेजस इन्होंने चलाया है। तेजस में ब्रजेश जी, आप गांव की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं कि गांव से पढ़ने वाला बच्चा क्या तेजस चला सकता है? तेजस में क्या उसके लिए नौकरी मिल सकती है? प्राइवेट एयरपोर्ट हुए हैं, क्या उसमें उसको नौकरी मिल सकती है? तो गांव की चिंताएं तो समाजवादी लोगों की पहले से रही है। लोहिया जी तो कहते थे कि आत्मा जो है वो गांव में बसती है। पर मुझे बताओ, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, अब 6वां हम लोग तराई बेल्ट में हैं, नेपाल बॉर्डर वाले। देखिए ब्रजेश जी, ये सच है कि 4थे चरण तक हम लोग लखनऊ तक आ चुके हैं। पहले भी एक दिन चर्चा अच्छा, 4थे में ही आ गए हो? हाँ, हम 4थे में ही लखनऊ तो मेरा आ गए। स्टेटमेंट इनकरेक्ट था। 5वां, वाला 6वां और 7वां तो हमारे लिए बोनस है। चिंताएं बोनस कौन सा है? 5, 6, 7? 5, 6, 7। अच्छा, मैं तो 6 और 7 को बोनस आदरणीय आपके बयानों से समझा। एक चीज देखिए ना कि जिस पूर्वांचल में इतनी अहंकार भरी हुई थी कि मुख्यमंत्री जी बड़ा चमत्कार दिखाएंगे, क्या हुआ? देवरिया में क्या होने जा रहा है? कुशीनगर में क्या होने जा रहा है? गोरखपुर, बलिया, मऊ, क्या होने जा रहा है? वाराणसी, चंदौली, सब जनपदों में। हस्र ये है कि 10 मार्च के बाद ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे।
इतना अहंकार। बहुत धन्यवाद आपका, ब्रजेश बहुत जी- शुक्रिया। ब्रजेश जी मैं एम एच मात्र खान साहब को 2 आमंत्रित सेकंड। करता हूं। धन्यवाद। अब रुकिएगा, नेक्स्ट राउंड में टाइम देता हूं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। वही मैंने एक एनालिसिस प्रस्तुत किया, वो एनालिसिस मैं शुरू से देख रहा हूं, नोएडा से देख रहा हूं और प्रयागराज तक मैं आ गया लखनऊ होते हुए। ट्रेंड एक है, अर्बन वोटर्स की दिलचस्पी चुनाव में कम होती जा रही है। वो घरों से निकलते नहीं, वोट नहीं डाल रहे हैं। लोकतंत्र में जो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो कम हो रहा है। गांव देहात झूम के वोट डाल रहा है। कहीं कहीं तो अभी मैंने कुर्सी बताया, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं, आप जानते होंगे कुर्सी पड़ोस की सीट है, बाराबंकी में गांव की सीट है। 71% वोटिंग हुई। खान साहब क्या है, क्या ये? जी 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 नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके पूरे चैनल के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। एक अकेला चैनल भारत समाचार है जिसने रमाबाई में स्ट्रांग रूम में जो गड़बड़ी करने वाले थे उनको आपने पर्दाफाश किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत अब ये धन्यवाद। काम छेनी हथौड़ी चालू कर पकड़ ली दिया गई है। हाँ, छेनी हथौड़ी जो पकड़ ली गई, अब ये काम चालू कर दिया इन्होंने। जब देखा कि मैं हार रहा हूं जी, तो अब ये काम शुरू कर दो। लेकिन आपको लाखों सलाम, लाखों सलूट आपके चैनल को, आपको कि आपने ऐसी सच्चाई दिखाई कि सबकी आंख खुल गई। अच्छा, ये जो सच्चाई ये बताइए, इस पर हकीकत। आइए खान साहब। जी मैं कह रहा हूं, इस पर आ रहा हूं। अब इस पर आ रहा हूं। देखिए, अब ये जो शहरी लोग हैं, ये आराम तलब लोग हैं, और ये शहर में ही लोगों को कहा जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाया जाता है कि साहब वोट करिए, ये पर्व है, वो पर्व है। लेकिन ये तो छुट्टी मनाते हैं उस दिन। इन पे कानून बनना चाहिए। मेरी राय आपसे है कि इस पे कानून बनना चाहिए कि हर आदमी को वोट देना है। जैसे कानून आ रहा है कि 3 बच्चे अगर हो जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, उसी तरह से कानून आना चाहिए कि जो वोट नहीं करेगा उसको कोई बेनिफिशियरी सरकारी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, जो 3 बार वोट से देने से डिफॉल्ट हो जाए, एक नहीं कम से कम 2-3 ऑप्शन दीजिए कि 3 बार वोट न दे, उसका स्कीम से नाम काट दिया जाए। बिल्कुल काट दिया जाए, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। उसको पता करे, चुनाव आयोग पता करे कि ये आदमी कितनी बार वोट दिया है। अच्छा, अब ये बताओ माहौल क्या है? बार नहीं दिया है, क्या है माहौल? माहौल देखिए ब्रजेश जी, ये जो कट्टर दुश्मन को भी बिठा बुलडोजर है रखा ना, हूं। देखिए ये जो बुलडोजर है, इसको साइकिल नहीं दबा पाएगी, इसको हाथ ही कुचलेगा, हाथ ही दबा देगा इस बुलडोजर को। देखिए, ये गांव देहात की बात आप अरे उनका सिंबल कमल का फूल है, बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर ले चल रहे हैं वो। अब कमल का फूल तो कोई भी मुचा सकता है, लेकिन ये बुलडोजर वाले बाबा बने जो है ना, ये हाथी बुलडोजर को कुचलेगी, साइकिल को पंचर करेगी, पंचर नहीं करेगी बल्कि उसका चेन उतार देगी कि साइकिल चली नहीं पाए। ये बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। तो मतलब सपा की चेन उतारने में आपकी ज्यादा दिलचस्पी है? चेन उतारने में, बुलडोजर वाले को दबाने में, फूल को दबाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और पंजा नहीं तोड़ोगे? पार्टी है, एक सांप्रदायिक पार्टी। अरे थोड़ा पंजा भी तोड़ लो। पंजा कहीं है ही नहीं है, पंजाब क्या तोड़ा है? अच्छा, तो रुको पूछ लेता हूँ ना। आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत को तो बिठा ही रखा हूँ, आप ही की वजह से उनको बुलाया हूँ। नामो निशान नहीं है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। ये क्या तो दावा खान साहब कर रहे हैं। और दूसरा, खैर ये तो लाइटर मोड में बात हुई, एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव क्या है, और हमें इस पर चिंता करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। बात, ये डिबेट्स किस लिए होती हैं? इसीलिए होती हैं कि हम डिस्कस करें और बिंदुओं को रखें जनता के समक्ष। इस शहर में वोटिंग कम, ज़्यादा पढ़े लिखे कम मतदान, कम पढ़े लिखे ठोक के मतदान। मुझे तो लगता है डेमोक्रेसी हमारे गांव और देहात की वजह से जिंदा है। सर बिल्कुल आपने सही कहा ब्रजेश भाई, और मेरे पूर्ववर्ती प्रवक्ताओं ने भी अच्छी बातें कही, चाहे यादव जी ने कहा हो और चाहे हीरो भाई ने कहा हो। देखिए, 3-4 चीज़ें बड़ी साफ हैं कि मतदाता की जो शहर के मतदाता की उदासीनता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस को जन्म दे रही है। और इस बहस में एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर आप जागरूक नहीं हैं तो निश्चित तौर पर फिर आपको सरकार से सवाल करने का भी कोई हक नहीं है। आप ये सवाल करने 5 साल सवाल करते हैं और जिस दिन मतदान होता है उस दिन आप घर बैठते हैं, तो उचित नहीं। इसके जागरूकता के लिए आप अगर कोई भी मुहिम चलाना चाहें
ब्रजेश मिश्रा जी, भारत समाचार जो भी मुहिम चलाना चाहेगा 5 साल, सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस उसका अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, A to Z सपोर्ट करेगी। ये नुकसान किसको और आज शहर में कम वोट? लोकतंत्र को। एक चीज तो बहुत स्पष्ट जान लीजिए, पार्टियों को बाद में नुकसान होता है, लोकतंत्र को पहले नुकसान होता है। इसलिए ये बातें मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होनी चाहिए। अब आ जाइए आपने जो बात कही कि नुकसान है, किसको क्या है, किसको फायदा, मैं आपको 2-3 मूल प्रश्नों पर ले जाना चाहता हूं ब्रजेश जी, और बहुत इजाजत चाहता हूं कि आप थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि मानवीय करुणा के प्रश्न हैं। आज की डेट में कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, कोई किसी चीज की बात कर रहा है, क्या उस लड़की गरिमा मिश्रा की भी कोई बात कर रहा है जो लखनऊ की लड़की है, यूक्रेन में फंसी हुई है, रो रो करके एक वीडियो भेज रही है? वो लड़की जो कटियार है, कानपुर की लड़की है, रो रो करके वीडियो भेज रही है और वो बंकर में फंसी हुई है। और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन गंगा चला दिया है, हमने जो है 20,000 छात्रों में से 210 छात्र हम ले आए हैं और उनको 3-3 मंत्री भाषण दे रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया। हमारे यहाँ पर पोलैंड के बॉर्डर पर बाकी सारे छात्रों को जाने दिया जा रहा है, और हमारा पासपोर्ट कितना कमजोर हो गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, इतना कमजोर हो गया है कि हमारे लड़कों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर लाठियां चल रही हैं पोलैंड के बॉर्डर पर। यह सब आपने देखा है, आपने दिखाया है ब्रजेश जी। क्या इस पर सरकार को नहीं घेरना चाहिए? क्या इस पर चुनाव नहीं होना चाहिए? क्या इस पर यह बात नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती है उत्तर प्रदेश की चुनाव की रैलियां करते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के और मेरे भारत देश के बच्चे जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं? आप दुनिया के लीडर और विश्व गुरु बने हुए हैं, और दुनिया जो है आज आप बताते हैं आपके कदमों में है, लेकिन दुनिया के कदमों में आप आ गए हैं, और हमारे बच्चों को आप सुरक्षित नहीं ला पा रहे हैं, बॉर्डर्स पर रोक दिए जा रहे हैं। स्वागत, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि होना भी चाहिए, मैं बच्चों को वापस लाया जाए। और दूसरी बात, हम लौटकर यूपी थोड़ा सा आ जाए। यूक्रेन पर मैं कल परसों में एक बड़ी डिबेट अपन लोग करेंगे सर, ये यूपी, और मैं बुलाऊंगा आपको। मैं आपको बताऊं, ये यूपी के ही बच्चे हैं सर, इनके माँ बाप वोटर हैं। मैं आपको बताऊं, इनके मां बाप भी वोटर और ये बच्चे भी वोटर हैं, और यहां पर हमको वंदे मातरम, नंगे मातरम, दंगे मातरम, ये सारी चीजें बताई जा रही है, लंकेश दंगेश नंगेश की बात की जा रही है, और यहां पर बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है एक, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम वहां से लड़कों को ला भी रहे। 210 बच्चों को 3 मंत्रियों ने भाषण दिया। सर, आप एक बात बता दो ब्रजेश भाई, क्या नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं होने चाहिए? तो करिए ना, कांग्रेस का कौन रोक रहा है? बिल्कुल बिंदास सवाल पूछिए, सवाल तो पूछे जाने चाहिए। अब आप आ जाइए यूपी अब आप बताओ मुझे माहौल क्या, और आपके पास 30 सेकंड है सर। मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड नहीं 15 सेकंड में बताऊंगा, 15 सेकंड बाकी चीज के लिए ले लूंगा जी। माहौल का सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी विपक्ष के नेताओं से गुपचुप मुलाकात कर रहे हैं। ये आपको कैसे पता? सर, सूत्र हैं, जैसे आपके हैं वैसे हमारे। नहीं, मतलब कोई जासूसी कराते हो? 100% आप भी जासूसी कराते हो, हम भी मैं कराता हूं। हाँ, बहुत गंभीर आरोप है पूरा। मैं आपके पुराने चैनल से लेके आज तक आपके ऊपर एक आरोप लगाता हूं, और आपने सार्वजनिक कर रहा हूं उस आरोप को। आपने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचनाएं बाद में किसी और को मिलती है, मुख्यमंत्री तक को बाद में मिलती है, मुझे पहले मिल जाती है। मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया सुरेंद्र जी, ये क्लेम आप जाने दीजिए बाकायदा, मैं कभी ऐसा क्लेम नहीं किया, ये सच है। अगर कोई ऐसा सार्वजनिक मेरा स्टेटमेंट हो आप लाके दिखा दो। सार्वजनिक तो हो ही नहीं सकता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट हो, कोई एविडेंस हो, आप लाके दिखा दो मुझे। लीजिए, आपकी भी सूचना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक के पंचम तल के अधिकारी विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। किसके यहाँ जा रहे हैं थोड़ा ये तो बता दो सर। विपक्ष के नेताओं, बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं के साथ। कौन बड़ा बड़ा? बहुत बड़े बड़े नेता। कौन बड़ा बड़ा? बहुत बड़े बड़े नेता, आपको भी पता है। ओके, मैं सीपी राय जी को और यकीन मानिए कि एक पूर्व जो नौकरशाह हैं उसके यहाँ लंबलेट हो रहे हैं एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ, हमसे गलती होगी, हमका माफी दे दो। ऑलराइट, मैं सीपी राय जी को आमंत्रित करता हूं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजवादी पार्टी का कभी हिस्सा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लंबा समय इनका समाजवाद में गुजरा है। राय साहब, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, पहले तो ये बताइए। दूसरा, वोटिंग में अर्बन वोटर्स की दिलचस्पी कम क्यों है, और अब हम छठवें की तरफ चरण की तरफ बढ़ रहे हैं जो नेपाल बॉर्डर से लेके बिहार तक फैला हुआ है, क्या चल रहा है इधर? ब्रजेश जी, पहली बात तो इस बार का जो चुनाव है वो सरकार बनाम जनता हो गया है, और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है जी। शहरी मतदाता वैसे भी वोटिंग कम करता रहा है,
लेकिन आमतौर पर होता यह है कि मतदाता जब निराश होता है सरकार से, जिसने पिछले चुनाव में बढ़ चढ़ के वोट किया होता है किसी दूसरी सरकार के खिलाफ, वो जब वर्तमान सरकार से निराश होता है तो वो घरों में बैठ जाता है। एक और चीज होती है कि जिसकी सरकार होती है, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की उपेक्षा करती है, अपने काडर की उपेक्षा करती है और जन वादों की उपेक्षा करती है, तो उसका कार्यकर्ता भी चुप होकर घर बैठ जाता है। पन्ना प्रमुख वगैरह वैसे तो खैर मैं इसको एक फ्रॉड मानता हूं, क्योंकि जीत की कहानियां लिखी जाती हैं और हार की कहानियां नहीं होती हैं। हार के आरोप होते हैं, जीत की कहानियां लिखी जाती हैं और फिर तमाम चीजें बताई जाती है कि वो आरएसएस था, उसके लोग थे, वो एक कोई चाणक्य थे और तमाम पन्ना लेवल इस बार आप क्या अंतर देख रहे हो कि वोटिंग कम और ज्यादा के बीच के, इसको एनालिसिस आप कैसे करोगे? मैं इसके एनालिसिस इस तरह कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में जो वोट ज्यादा बढ़ चढ़ के पड़ा था, उसके 2-3 कारण थे जी। एक तरफ बड़े बड़े वादे थे जो गुजरात मॉडल से शुरू होकर अच्छे दिन तक के लिए हुए थे। उधर समाजवादी पार्टी में आपसी झगड़ा हो गया था, जिसके कारण उसके खिलाफ एक निराशा का माहौल था, पारिवारिक झगड़ा था, मुलायम सिंह को निकाल दिया गया था। बहुजन समाज पार्टी ने कुछ गलतियां कर दी थी, अन्यथा वो 130-40 सीट जीत जाती। उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आकर्षण हुआ था और बसपा की भी गलती कर देने के कारण वो चुनाव धर्म बनाम धर्म हो गया था। और जब धर्म बनाम धर्म चुनाव हुआ तो एक तरफा वोटिंग हुई और परिणाम यह हुआ कि 325 सीट कभी भी किसी को नहीं मिली थी और वो भारतीय जनता पार्टी को और उसके अलायंस को पिछली बार मिल गई। इन 5 सालों में जो सत्ता में है, उन्होंने निराश ही नहीं किया। आपने भी दिखाया था कि 150 से ज्यादा विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ जाएं और तमाम मंत्री और विधायक शिकायतें करें। कोरोना काल में मंत्री और विधायक लिखे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी आदमी भर्ती नहीं हो रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है। वो एक चावल का एक दाना है, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कितनी दावे तो देखिए दोनों तरफ से हो गए, बीजेपी की तरफ से भी, सपा की तरफ से भी, कि सरकार तो हमारी बन गई। आपका क्या मत है? मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं, बिल्कुल टोटल निष्पक्ष जी। तो वो सारे दावे, जब अपनी ही पार्टी, अपने लोग, अपने विधायक, अपना कार्यकर्ता निराश हो तो जनता कितनी निराश होगी आप समझ सकते हैं। अभी हालत यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा चरण, पहले दूसरे में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है और वो नुकसान 55 से लेकर 65 सीट तक का आकलन हम लोग करते हैं। तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। चौथे और 5वें चरण में जरूर यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ थोड़ा सा गेन किया है, वो नुकसान उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। लेकिन लेकिन गेन भी नहीं किया है। हारा, बहुत बुरी तरह हारा नहीं है, लेकिन उतना गेन नहीं है। लेकिन छठा और 7वां चरण जो आपके सामने आने जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जनता जो सरकार के खिलाफ लड़ रही है, वो एक तरफा स्वीप करेगी और निश्चित तौर पर इस सरकार की विदाई के लिए जनता इस बार वोट कर रही है। धन्यवाद आपका सीपी राय साहब। मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। इस बीच देखिए, आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं और उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का वोटिंग हो गई। अब हम 6वें चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन 5 चरणों का आपका एनालिसिस क्या है और 6वें की समीक्षा क्या है, और तीसरी बात जिस पर हम सब बहुत चिंतित हैं कि अर्बन वोटर कम क्यों निकल रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ आपकी बात को। जो आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले भाजपा जब विपक्ष में थी, भाजपा ने एक बड़ी बहस चलाई थी मतदान को अनिवार्य करने की। हालांकि सरकार में आने के बाद वो बात सिरे नहीं चढ़ी और धीरे धीरे जो है मतदाताओं का रुझान वोटिंग के प्रति कम होता जा रहा है। अब या तो जैसे आप बेनिफिशियरी स्कीम देते हैं कि 5 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो आटा मिलेगा, तो वोटिंग लिंक्ड इंसेंटिव कर दिया जाए, एक बात, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़े, या फिर इसको अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरी बात है कि जो शहरी आकांक्षाएं हैं, मुझे लगता है उस पर ग्रामीण आकांक्षाएं भारी पड़ रही हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल जो मुद्दे बता रहे हैं, बेरोजगारी, आपने इलाहाबाद की एक सीट का कहा जिसके अंदर विश्वविद्यालय है, तो क्या उन लड़कों को के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? वो निकल कर वोट करने नहीं आए। तो इसका मतलब है कि जो शहरी आकांक्षाएं हैं वो कहीं न कहीं उदासीनता की तरफ ले जा रही हैं और ग्रामीण आकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो
वो चुनावों को प्रभावित कर रही हैं और उनको लगता है कि शहरों का बहुत हो गया, अब हमारी बारी है। तो जो रिसर्जेंट वोटर है ग्रामीण इलाकों का, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन शहरी मतदाता उदासीन है। उसको संजय जी थोड़ा सा दर्शकों जो राजनीतिक मुद्दे सरल भाषा में उछाल रही है, समझाइए कि इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है, सरल भाषा में। देखिए, जो शहरी क्षेत्र का मतदान है निश्चित रूप से उसका नुकसान भाजपा को है, लेकिन जो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान हुआ है उसमें मैं मानता हूं कि भाजपा को बहुत नुकसान नहीं होगा, बल्कि भाजपा को शायद फायदा हो, क्योंकि ये जो लाभार्थी और बीजेपी की जो प्रो पीपुल स्कीम है वो बहुत, उससे जो लोग लाभान्वित हुए हैं बहुत साइलेंटली वोट कर रहे हैं बीजेपी को। तो इस बार के नतीजों में आप देखेंगे कि बीजेपी का रूरल बेस बढ़ा है, एक बात। और जहां तक ये जो जीत के दावों की बात है, 5 चरणों के चुनाव की बात है, मैंने पिछले दिनों जब हम मिले थे तो मैंने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव से एक राजनीतिक उनके रणनीतिकारों ने उनसे गलती करा दी है। देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो अखिलेश जी का कोर वोट बैंक था, मुस्लिम यादव, वो सारा बुरी तरह बट गया था और उनकी हार हुई थी। तो जब 2 चरण के चुनाव हुए उसके बाद अखिलेश जी ने मैसेजिंग के थ्रू पोलराइजेशन की कोशिश की। उन्होंने बसपा को 0 बताया, बीजेपी को किनारे किया और 100 से अधिक सीटों का दावा किया। वो जीत के बारे में कितना आश्वस्त थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक मैसेजिंग कर रहे थे। वो आगे जो उनका वोट बैंक था उसको वो ये मैसेज दे रहे थे कि देखो तुम बटो मत जी। खास करके अल्पसंख्यकों को वो मैसेज दे रहे थे कि मायावती की तरफ मत जाओ, जीत कर मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं 2 चरण के, उसमें बीएसपी को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। बीएसपी चैलेंजर है सपा की, हाथी कमल की तरफ जाने की बजाय शायद साइकिल की तरफ मुड़ रहा है। और बाद के भी चरणों में मैं देख रहा हूं कि अखिलेश जी की वो मैसेजिंग जारी है। तो एक रणनीतिक गलती वो कर रहे हैं। और आप देखिए मुद्दे, पहले दो चरण में मुद्दे क्या थे, किसान, बेरोजगार, तीसरे में मुद्दा बदल गया, चौथे में मुद्दा बदल गया। और बीजेपी कंटिन्यूअसली जो है एस्पिरेशनल क्लास को एड्रेस कर रही है, खासकर महिलाओं को। और जो सुरक्षा पर उनका ट्रैक है, जो महिला सुरक्षा को लेकर, अपवादों की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो महिला सुरक्षा का ट्रैक है, जो लड़के बदमाशी करने निकल जाते थे आज वो सरकार के डर से बदमाशी नहीं करते हैं, उनकी माएँ आश्वस्त हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर एस्पिरेशनल क्लास का वोट है, खासकर महिलाओं का, वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ देख रहा हूं। संजय जी मैं आपको और बसपा को मैं उतना, बसपा को जितना 0 बताया जा रहा है जी, बसपा उतना 0 है नहीं। बसपा, चलिए खान साहब को थोड़ी सांस आई, बहुत बड़ा नुकसान। सेकंड राउंड में खान साहब गदर करेंगे। मैं आपको गोरखपुर ले चलता हूं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस वक्त सीधे गोरखपुर में मौजूद हैं, मैं उनसे ही फीडबैक लेता हूं। वीरेंद्र जी, 6वां चरण का चुनाव अब कुछ घंटे बाकी जब मतदान होने जा रहा है, और ये बलरामपुर से शुरू करें आप नेपाल बॉर्डर से लेके तो बलिया यानी बिहार बॉर्डर तक फैला हुआ इलाका है। मुख्यमंत्री खुद प्रत्याशी हैं गोरखपुर से। आप मुझे बताइए कि 6वें चरण का क्या माहौल है, और दूसरा 5वें चरण में वोटिंग कम क्यों हुई? देखिए, ये जो 6वां और 7वां जो चरण है ये योगी और मोदी का इलाका है। एक तरफ योगी हैं गोरखपुर में और पूर्वांचल के दूसरे छोर पर बनारस में मोदी बैठे हैं। ये पूरे इलाके को कवर करते हैं। यहाँ नेपाल है, यहाँ बिहार है, यहाँ पर बहुत लंबी सीमा लगती है कई राज्यों की। और ये चुनाव इस मामले में महत्वपूर्ण है कि अगर कोई कसर बची रह गई हो 5 चरण में तो ये 100 से जो ज़्यादा सीटें हैं ये जिता दे जिसको, उसकी सरकार बन जाएगी। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। वो सांसद तो कई बार रहे गोरखपुर से, लेकिन एमएलए कभी नहीं रहे। वो आज रोड शो कर रहे थे, उन्होंने पूरा टाइम वो दे नहीं पाए चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बार बार बाहर जाना रहता है उनको। आज वो पहली बार गोरखपुर में रोड शो किया उन्होंने। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। और 2012 में भी
समाजवादी पार्टी यहाँ एक को सीट नहीं जीत पाई थी 2000 जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और 2017 में भी। तो सपा के सामने तो गोरखपुर में खाता खोलना एक बड़ी चुनौती है। इस बार वो इस उम्मीद में है कि वो खाता खोलेगी, और उसके साथ जातीय समीकरण हावी है। देखिए, ये जो पूर्वांचल का चुनाव है, अब यहाँ पर गर्मी वर्मी वाला मामला तो रहा नहीं, यहाँ पर कास्टिज्म का मामला जरूर है। कास्ट फैक्टर में गोरखपुर शहर में भी काफ़ी मुस्लिम संख्या में है, काफ़ी बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, कायस्थ हैं, बड़े निर्णायक वोट हैं यहाँ, और ये तय करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर है वो चुनाव जीत जाएंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए जो स्थितियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? बुलडोजर की बात मैं सुन रहा था। बुलडोजर जो चला उसका फायदा हिंदू समाज में है बीजेपी को, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजगार की बात करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी कोरोना काल को यहाँ याद रखते हैं। बहुत जो नौजवान हैं, आप उनको किसी जाति से नहीं जोड़ सकते, वो खास तौर से बोलते हैं इन मुद्दों पर। जो समझदार हैं, परिवार वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, वो संभल के बोलते हैं। मैंने आज बात की बहुत सारे लोगों से, अभी ये कह रहे थे कि हमारे खान साहब की बुलडोजर साइकिल को तोड़ के फेंक देगा, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे लोहा से कहीं चमड़ा जीतेगा, कटकुटा जाएगा। बुलडोजर में सब लोहा लगा होता है, साइकिल में तो भी लोहा है जी। हाथी घोड़ा कुछ नहीं, बुलडोजर के आगे क्या है? आप देखिए, खान साहब की पार्टी इस पर निर्भर है कि भाई जो लोग विभिन्न दलों से आए थे, मजबूत प्रत्याशी थे, इन्होंने उनको टिकट दिया है। अब ये अगर 25-30 सीट 50 सीट जीतते हैं उत्तर प्रदेश में, एक ताकत बने रहेंगे। और अगर कहीं भाग्य से त्रिशंकु सरकार आ गई तो फिर इनका चांस अच्छा बन सकता है। जब कर्नाटक में सब एक होके विपक्ष ने हरदर हल्ली के लड़के को बना दिया वहां पर मुख्यमंत्री थोड़े दिन, तो यहाँ भी हो सकता है, हाँ उनको भी यहाँ भी हो सकता है थोड़े दिन मौका मिल जाए। इसी चक्कर में ये लोग हैं। लेकिन आप ये देखिए कि लड़ाई बहुत कांटे की है। बीजेपी के पास पूरे देश भर के नेताओं की एक फौज है। अखिलेश यादव अकेले जूझ रहे हैं, प्रियंका गांधी अकेले जूझ रही हैं। प्रियंका गांधी जानती हैं कि उनकी पार्टी चमत्कार नहीं करेगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा आधार लेके चल रही हैं कि उन्होंने 403 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी लड़ाकर 20,000, 30,000, 10,000 जितना वोट हासिल कर सकती हैं वो करेंगी। वो एक बेस तैयार कर रही हैं। भीड़ को खींचने में प्रियंका कामयाब हो रही हैं। विपक्ष में या तो फिर अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ है, एक चीज या फिर प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी जो एक टारगेट लेके चल रही हैं, उसमें कहा जाता है कि जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा में बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए कुछ इसी तरह का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देखे कि वो अंधी होकर मतदान न करे, वो आंख खोलकर मतदान करे और अपने भविष्य के लिए एक ईमानदार और एक अच्छा नेता, ऐसी सरकार चुने जो उसका कल्याण कर सके। ये जनता खुद तय करें। वो राशन पानी पे वोट देगी, नमक तेल पे देगी कि कहाँ देगी, जिस पे बीजेपी को थोड़ा संभावना है कि हो सके तो कुछ टूट आवे इतना माल खिलाने के बाद। क्योंकि एक विधायक ने कहा कि हमारा सब खा लिया, वोट भी नहीं दोगे, हमारा नमस्ते भी ठीक से नहीं ले रहे हो। तो ये कहीं कहीं समस्याएं आती हैं। जी वीरेंद्र जी, लेकिन एक चीज जान लीजिए ब्रजेश जी कि सुरेंद्र राजपूत तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे मोहब्बत हो और चाहे सियासत, यहाँ जीतता वही है जो फरेबी होता है। सुरेंद्र भाई खूब जानते हैं साहित्य को। सुरेंद्र जी क्यों जानते हैं? तो मैं ये नहीं 4 लाइनें सुनाऊंगा। ऐसा क्या अनुभव है उनके साथ आपका? सुरेंद्र जी साहित्य प्रेमी आदमी है बड़ी ना, दिलचस्पी है इस सवाल में।
हीरो वाजपेयी तो भाई अपने नाम की तरह सदाबहार हैं। आपने उनको हमेशा जवान देखा होगा। हाँ। आज तक उनको आपने कभी नहीं देखा होगा उनके ऊपर कहीं पर बुढ़ापा हावी हो रहा मैं तो इन पर इंक्वायरी वो कराऊंगा। एकदम जवान बने हैं। जी चलिए, जी वीरेंद्र जी, जो लोग दावे कर रहे हैं वो 10 तारीख को सच्चाई सामने आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जान ले कि चिरागों को उछाला जा रहा है और हवा पर भी रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी न जीत अपनी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फील्ड में हैं, जनता से ज़्यादा आप मिल रहे हैं और उनके फीडबैक हम तक पहुंचाते रहे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, इस पर आज की डिबेट को लेकर मैंने जनता से एक प्रश्न किया कि 5 चरण का मतदान हो चुका है, जनता ने किसे कमान सौंपी है। तो समीर पाठक लिखते हैं कि प्रत्येक चरण में मतदाता की खामोशी राजनीतिक दलों की उलझन बढ़ा रही है। पाठक जी ने बात ठीक लिखी है, बेचैनी सब तरफ है। तो अनिल कुमार लिखते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, योगी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है। जनता की तरफ से ये चीज़ें कही जा रही हैं। अब मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको हीरो वाजपेयी के पास, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, हम लोग लौट कर उसी मुद्दे पर आते हैं कि बीजेपी क्या इस बात के लिए प्रिपेयर है या आपकी ग्राउंड फोर्स में कुछ सुस्ती आ गई है, कुछ कमी आ गई है कि आपके पन्ना प्रमुख या आपके कार्यकर्ता उतनी बड़ी तादाद में वोटिंग नहीं करा पा रहे हैं जितना आप 2014, 2017 और 2019 में करा रहे थे? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। आप लखनऊ को देखिए, पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई लखनऊ की उन विधानसभाओं में जो शहरी मानी जाती थी और जिनमें वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता था। तो ये है, कहीं पे बहुत कमी हुई है और कहीं पे बढ़ा है। लेकिन जो आपने विषय आज रखा है वो बहुत ही अच्छा है कि चिंतनीय है कि लोकतंत्र में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और जैसी तमाम लोगों की राय आई कि इस पे कोई कानून बनना चाहिए या 3 बार होने के बाद उसको कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट हो, और जैसा कि सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि 5 साल आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं या सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं और फिर वोट डालने नहीं जाते, तो मुझे लगता है ये स्वस्थ लोकतंत्र में वोट की कीमत बहुत है और लोगों को अपने वोट को कास्ट करने जरूर जाना चाहिए। और जितना भी चुनाव आयोग लगा है, सभी राजनीतिक दल लगे, उसके बाद भी अगर जनता नहीं जा रही है तो मुझे लगता है कि वो देश में अपना योगदान नहीं कर रही। क्योंकि क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है? आपसे तात्पर्य वही पार्टियां बाद में देश और प्रदेश चलाती हैं। क्या आपके लिए ये चिंता का विषय है वोटिंग परसेंटेज शहरों में कम होना? नहीं, देखिए, तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से कम होता है तो ये सभी के लिए चिंतनीय है। देखिए, हो सकता है हम कम वोटिंग परसेंटेज में भी अच्छे वोट से जीत जाएं, कई बार रहता है, और कोई हो सकता है और पार्टी अच्छा वोट पाने के बाद वहां हार जाए। तो ये जो असंतुलन है वोटों का, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए, पता लगा 40% वोट पड़ा और 40% का 12% पाके हम प्रतिनिधि हो जाते हैं उस विधानसभा के, ये बहुत स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में स्वस्थता लाने के लिए लोगों को वोट डालने निकलना चाहिए। आप भी कैंपेन चला रहे हैं, चुनाव आयोग भी कैंपेन चला रहा है, हम लोग भी कैंपेन चला रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये विषय बहुत अच्छा है। इसको क्रॉस द पार्टी लाइन, सभी को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि कैसे मतदान बढ़ाया जाए और कैसे मतदाता को बूथ पर लाया जाए। ओके, अरविंद यादव, आपको कैसे इस बात का इल्म है और आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि गांव देहात में जो वोट पड़ रहे हैं सब आप ही को पड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए ना, जिस तरीके से एक आधार दीजिए, तर्क दीजिए। मैं बता रहा हूं, आदरणीय सीपी राय जी ने बहुत अच्छी बात कही। लोग इस बार सरकार से जनता चुनाव लड़ने जा रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और सच तो ये है, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं संजय चेतन जी की बात सुन के, किस तरीके से पोलराइज कर रहे थे। एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता किस तरीके से आपके चैनल पे बैठ के और पोलराइज करना, यादव मुस्लिम को सपा का वोट बताना, अरे इसमें देखिए ना कि आज किस तरीके की लड़ाई है। आज लड़ाई है समाजवाद वर्सेस जातिवाद की। आज यादव मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन के साथ जब माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी साथ आए हैं, उस दिन से अनेकों जातियों के बड़े बड़े नेता और कई पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोग ऐसे हैं आपको एतराज है कि इन्होंने यादव मुस्लिम नजर बनाए हुए क्यों किया? जी ब्रजेश जी, आपको एतराज इस बात पर है कि इन्होंने यादव मुस्लिम शब्द इस्तेमाल? नहीं, बिल्कुल मुझे एतराज इस बात की है कि एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता
किस तरीके से इतने वरिष्ठ होने के बावजूद भी एक चैनल पे बैठ के और पोलराइज कर रहे हैं, और वो भी आप जैसे चैनल पे बैठ के। मुझे बहुत दुख है इस बात की। मैं तो कहता हूं कि सब किसी को अपनी बात रखने का हक है। वो बिल्कुल कहें, उन्होंने कोई आप असंसदीय देखिए बात ना नहीं कही कि इस बार किस आपको नहीं पसंद तरीके आई, से अलग बात है। देखिए, ब्राह्मण अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है, पिछड़ा दलित वंचित शोषित समाज के लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, छात्र नौजवान बेरोजगार जो है वो अपने रोजगार और भविष्य की लड़ाई लड़ा है, मुसलमान महिला सुरक्षा की लड़ाई लड़ा है। आदरणीय सीपी राय जी ने अच्छी बात कही, जनता की सीधी लड़ाई सरकार से है। और ये सच है, गांवों में जिस तरीके से लोग सांड से परेशान है, गांव के लोग महंगाई से परेशान है, गांव के लोग बेरोजगारी से परेशान है, गांव के लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सुरक्षा पे कितनी दावे कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि हाथरस में सुरक्षा का क्या दावा था, उन्नाव में क्या हुआ, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास जी के बगल में क्या हुआ, गोरखपुर में कानून व्यवस्था किस तरीके से अपराध को बढ़ावा दे रही थी। और अगर बात की जाए, कल वोटिंग हुआ है महोदय, आप देखिए कि समाजवादियों का कभी ये कल्चर नहीं रहा जो आज भाजपा का कल्चर है। एक विशेष जात के लोग किस तरीके से बूथों पे चढ़ चढ़ के गुंडई मचा रखे हैं। किस जाति और का आप आप कहते नाम हैं ले कि रहे हो? अपराध, किसको कह रहे हो? आप देखिए विशेष जात के नहीं, आप चंद लो लोग, ना नाम वही तो नहीं चंद ले रहे। लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लाभ मिला है। उन्होंने वही तो चंद मुस्लिम लोग हैं यादव नाम जो लिया, 21 आप नाम क्यों नहीं IPS ले बन रहे के हो? बैठे थे। लो नाम। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि वही चंद डरते लोग हो क्या हैं सुरेंद्र जो राजपूत से? 21 IPS उत्तर प्रदेश में थे, एक ही विशेष जात के लोग ये अपनी थे। स्वाभिमान और की मैं लड़ाई कहना क्यों नहीं चाहता लड़ हूं, देखिए ब्रजेश जी, ओके, मैं ये खान को लड़ाई आमंत्रित करता हूं। पिछड़े Thank you। दलित वंचित शोषित Thank समाज you, के साथ शुक्रिया। साथ उन खान साहब, वंचित सभी स्वर्ण जातियों की भी लड़ाई भाई, है, महिलाओं की लड़ाई खान है, साहब, किसानों की thank लड़ाई you, है, thank you, नौजवानों अरविंद। की लड़ाई है। अरविंद, शुक्रिया और आपका। हीरो वाजपेयी जी चाहे जितनी बात धन्यवाद, कर लें, धन्यवाद। चेहरा ना- जरूर उतर चुका ना, है। ओके ओके ओके। खान साहब, आप मुझे बताइए कि बीएसपी को इस लड़ाई में आप कहां पाते हो, पहला विषय। दूसरा, दावे तो यही दोनों कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। और तीसरा, ठीक है, संजय जी ने कहा कि भाई बीएसपी को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, मैं सहमत हूं। सुरेंद्र राजपूत कितनी भी कोशिश कर लें, मैं बीएसपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। देखिए, सबसे पहले बात मैं कहूंगा, जो वोटर को बात कर रहे हैं कि निकल के नहीं रहा रहे हैं, जितनी भी जनसभाएं बहन कुमारी मायावती जी की हुई हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले यही कहा कि नाश्ता बाद में करना, चाय बाद में पीना, पहले जाके वोट डालना। ये बात आपने सुनी होगी जी। वोट किसी भाजपा नेता को ने दे नहीं आना कहा इस है। बात को। वोट भाजपा को दे आना है। आप शांति से बैठिए, बोलने दीजिए। नहीं, शांति से क्या नो नो, बैठना गलत। है? देखो, बसपा डिबेट तो- पे टोका टाकी नहीं। आप पे देखिए, वाजपेयी जी बोल रहे थे, मैंने बसपा तो रोका। केवल इस अब बात आप की बिल्कुल नहीं खुशी बोलेंगे। इजहार नो कर नो, रही अरविंद, है गलत कर रहे हैं आप। कि भाजपा को प्लीज, किसी तरीके आप की शांत हो बातों- जाएं, आप शांत हो जाएं। अपने खान साहब बोलिए, वोटरों आप से- सिर्फ खान साहब की आवाज जाएगी। देखिए, खान साहब बोलिए अपने- आप। देखिए ये यादव जी इतना परेशान है, इनके नेता को एक सीट मिली है, इसके पहले ये साल भर गरियाते रहे समाजवाद के नाम पर। वाह वाह वाह। ये बात करेंगे। देखिए, ये दंगे वाले आदमी, ये दंगाई आदमी, बने रहेंगे, जिसने मुसलमानों को लेकिन कटवाया, जिसने बुलडोजर हिंदुओं की को बुराई कटवाया, करके आप ये बात प्रवक्ता नहीं बने रहेंगे। जिसने ये हिंदुओं आप को अपना कटवाया, देखिए, जो पार्टी कह रही है मुसलमान औरतें इस और सरकार- लड़कियों को कब्र से निकाल के रेप देखिए, करेंगे, इस वो सरकार बात में करेंगे। और आपके सरकार वो में 16% किस तरीके आरक्षण की से बात कर रहे थे, हम लूट देंगे। मची है, वो सबने बात करेंगे देखा तो है। नहीं दिया। आज आप आपने हिंदू मुसलमान की बात आपने कर रहे हैं, भारतीय आपने जनता जो पार्टी की बात हश्र कर रहे किया है ना मुसलमानों का, दलितों का, आप पैसा लेकर के टिकट देते हैं, उसकी नहीं बात करेंगे। ये कैसे उसके पता लिए आपको? कानून नहीं बनेगा। ये कैसे पता? नहीं नहीं, उसके लिए कानून बनाइए ना कि कोई दल का प्राथमिक सदस्य अगर आरोप लगाएगा कि पार्टी की प्रमुख पैसा ले रही है तो उसका निलंबन कर दिया जाएगा। उसके लिए नियम नहीं बनेगा। केवल नियम पैसे के लिए बनता है क्या? केवल टिकट पैसे पे दी जाती है? थैंक यू, थैंक यू, बनाओ नियम मुस्लिम थैंक यू महिलाओं खान को साहब। बनाइए ना। खान साहब, बिल्कुल टाइम केवल नहीं, डिबेट मुसलमान खराब देखिए नहीं ब्रजेश जी, बड़ा थैंक यू। दुर्भाग्य है सुरेंद्र राजपूत बसपा जी में। के पास पूरी चलिए। नहीं हुई। मुसलमानों प्लीज, को जिन्होंने दोनों की आवाज बंद बम पर करिए। पैसा- आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? डिबेट पे झगड़ा मत करिए, शांत रहिए। शांत शांत, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ खान साहब बोलिए। आदमी बीच में आ गया, गुंडाई करने लगा, ये गुंडाई करने लगा तो मैंने हम रोक नहीं दिया पाए। खान साहब, ऐसी भाषा क्यों आप बोलते नहीं हो? रोक, आपके रोकने के बाद भी नहीं रुक रहा था गुंडा।
ये गुंडा लोग He is not a गुंडा, he is a spokesperson. गुंडा, ये गुंडा है, गुंडा, हिंदी ये समुदाय गुंडे के की लोग पार्टी हमें वाला गुंडा गुंडा। बताएंगे। ये खान गुंडा, साहब, ये गुंडा, he is not a गुंडा। देखिए, ये No, no, मुसलमान no, औरतों को he is रेप not a करने वाली गुंडा। बात करता है। बहुत ही ये मुसलमान औरतों को अफसोस रेप हो करने रहा वाली है बात करता कि ये जिन्होंने मुसलमानों को पिछली नौकर समझता सरकारों है। में ये केवल मुसलमानों गुंडई को की है। पिछले समझता है। अच्छा, एक सेकंड इन दोनों को रोक दीजिए। दीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, सुरेंद्र जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। सीपी राय साहब, आप मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश का सिनेरियो अब आप क्या देख रहे हो पॉलिटिकली। सीपी राय साहब, गो अहेड। शर्मी की बात कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी कोई गुंडा नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ही झगड़ा शांत करा लूं सुरेंद्र जी, फिर आता हूं हाथी प्लीज। हाथी नहीं चल सीपी राय साहब, गो अहेड, बोलिए। चाहे जितना इन दो की भी आवाज बंद बाकी लोग चुप हो करिए जाएं और तो सीधे बोलो। सीपी राय साहब को निकल। मैं तो उसमें बहस नहीं कर सकता। जी बोले आप। ब्रजेश जी देखिए, कुछ दृश्य होते हैं और वो आसमान पर साफ दिखाई पड़ते हैं। मेरा ही एक लेख छपा था चुनाव से पहले, वो तमाम अखबारों में छपा था, उसमें मैंने एक अलग तरह की समीक्षा किया था। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो कुछ दृश्य देखने को मिले। अभी चुनाव शुरू होने के बाद आपने एक दृश्य तो एक देखा होगा, उसके पहले भी देखा कि जो भी सड़क पर निकला विरोध करने, प्रदर्शन करने, धरना देने, जो लोकतंत्र अधिकार है, सब पीटे गए और सड़कें खून से लाल हुई। वो आशा कार्यकर्ता निकली हो, नर्स निकली हो, छात्र निकले हो, नौजवान निकले हो। आंदोलन और प्रदर्शन वो जो होते हैं शॉकर का काम करते हैं। अगर आप आंदोलनकर्ता को निकलने देंगे, अपनी बात कह लेने देंगे, तो वो फिर अपने वापस चला जाता है और आधा गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पीटते हैं, उसको जेल में भेजते हैं, उसको मुकदमे कायम करते हैं, वो गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा हम लोगों ने छात्र राजनीति से लेकर जेपी मूवमेंट होते हुए लगातार देखा है, ये अनुभव है। इस सरकार में दुर्भाग्य से जो सड़क पर निकला सबके सर से खून बहा और लाखों मुकदमे कायम हुए। यहां तक कि लॉकडाउन में भी अगर खाना पानी दवाई लेने में निकले आप तो मुकदमे कायम हुए। दूसरी बात, जब चुनाव शुरू हो गया तो पहले जो मेरी धारणा थी, वो मेरी धारणा तब बदलनी शुरू हुई जब मैंने देखा कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में लोग दिखलाई नहीं पड़ रहे, कुर्सियां खाली दिख रही, और विपक्ष का जो भी नेता निकला, वो चाहे अखिलेश जी हो, वो चाहे जयंत चौधरी हो, वो मायावती जी ने कम रैलियां की लेकिन मायावती जी और प्रियंका गांधी जहां कहीं जा रही है, इन लोगों की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सत्ता पक्ष में भीड़ का नहीं आना और विपक्ष में इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, इन लोगों ने लड़के टाइम खराब कर दिया। बस आखिरी बात कह रहा हूं मैं, आखिरी बात। और अभी चुनाव शुरू होने के समय आपने एक दिन देखा था, देर रात तक इलाहाबाद में से लेकर फैजाबाद तक, अयोध्या तक हजारों छात्र और रोजगार मांगने वाले लोग सड़क पर थे। तो ये सारे हालात ये बताते हैं कि हवा का रुख सत्ता के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो महसूस कर रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं जो ज्यादा हावी हैं, विशेष तौर हम अगर 6वें 7वें चरण ईस्ट यूपी की तरफ बढ़ें तो? ब्रजेश भाई, ईस्ट यूपी की तरफ 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज बेरोजगारी की बड़ी समस्या, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का छात्र चाहे रेलवे के लिए पिट रहा हो और चाहे दूसरी चीजों के लिए पिट रहा हो और चाहे रोजगार के लिए 5-5 साल से तैयारी कर रहा हो और उसके पेपर लीक हो रहे हों, एक मुद्दा। सांड दूसरा मुद्दा है। आपको बताऊं, महिलाओं का अपमान तीसरा मुद्दा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को दबाने के लिए गन्ने के खेत से जिन्ना निकाल करके लाती है, कभी गजवाए हिंद निकाल करके लाती है, कभी आतंकवाद के उस पर ये लोग बात करते हैं, और कभी यूक्रेन से कहते हैं कि छात्र हम बुला रहे हैं और यूक्रेन के बच्चे जिस तरीके से विलाप कर रहे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे इनके मुखालिफ जाने वाले हैं, इनके विरोध में जाने वाले हैं। आप यकीन करें, उम्भा की घटना, उम्भा के नरसंहार से लेकर के और लखीमपुर तक के नरसंहार में जिस कदर प्रियंका गांधी जी गांव-गांव पांव-पांव चली है, उसका हमें सुखद परिणाम मिलेगा, ऐसी हमारी प्रत्याशा है। मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा वक्त का अभाव है। संजय जी, आप मुझे बताइए कि 6वां और 7वां चरण जो डीप ईस्ट यूपी है, यहां कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, एक मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि कुछ मुद्दे आभासीय हैं। अगर मुद्दे इतने प्रभावी हैं तो ये बेरोजगार इतना वोट डालने निकल क्यों नहीं रहे? आखिर अगर आप मुद्दों को वोटर्स टर्नआउट से रिलेट करके देखें, सर छोटी सी जगह पे मैं सही कर रहा हूं, इलाहाबाद उत्तर में जो है वो लोग क्या नाम पढ़ाने वाले प्रोफेसर रहते हैं, लड़के नहीं रहते। लड़के तो एटा, इटावा, आजमगढ़, मऊनाथ, भंजन और गोरखपुर के हैं, गांव के हैं। संजय जी गो अहेड प्लीज। वो वहां पर मतदाता नहीं। संजय जी बोलिए प्लीज। सुरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मुद्दे इतने प्रबल हैं
तो जो ये लड़के पीटे गए, जो जिनका खून बहा, वो बाहर निकलकर वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, देखिए बहुत गुस्सा अगर हो, पूरी तरीके से कर रहे हैं। गुस्सा अगर आपको मैं बता देता हूं, हर जगह कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पे लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी पर लोग कर रहे हैं। आपके बारे में नहीं सर वोटिंग परसेंटेज, मैं सर पूरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज से उसको रिलेट करिए। हाँ, गांव और में बड़ा है वोटिंग ना, परसेंटेज से आप रिलेट करेंगे तो वो शहर के बच्चे नहीं है, गांव के बच्चे तो गांव नहीं सर, शहर के बच्चे भी हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप गांव के बच्चों में बेरोजगारी और शहर के बच्चे? प्लीज 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 सुरेंद्र जी, और शहर के बच्चे भी तो पढ़ते हैं। क्या शहर के बच्चों के लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? आप इस तरह से बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, मैं अरविंद जी की बात का जवाब दे देता हूं, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैसेजिंग से कोशिश की जा रही है पोलराइज करने की। और अभी पिछले दिनों ब्रजेश जी, आपको याद होगा, आपकी ही डिबेट में इनके सुहेल देव पार्टी के प्रवक्ता आए हुए थे और उन्होंने कहा कि चुनाव में जब हम जीतेंगे तो हम जातिगत जनगणना करेंगे। क्या मतलब है? अगर समाजवाद में जाति का क्या स्थान है? इस तरीके से अमर्यादित भाषा बोलेंगे। सर मैं अपनी वरिष्ठता का ध्यान रख रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ संजय सर, आदरणीय एमएस खान साहब को कह रहा हूँ, जो आजकल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ। खान साहब अपनी पार्टी का प्रभारी महासचिव है, काम कर रहे हैं, आप बार बार गुंडा शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यह आपत्तिजनक बात है। वर्ग के लोग गुंडी, वो अपनी पार्टी का प्रमुख महासचिव है, आप बार बार गुंडा कह रहे हो। मुझे गुंडा बता रहे हैं। वाह, अरे खान साहब अपनी उम्र पे ध्यान दीजिए। हर आदमी पीछे बोल रहा है गुंडा, पार्टी का आदमी गुंडा बोल रहा है। उम्र को देखिए, बोलने देगा गुंडा, ये गुंडा नंबर 1 है। खान साहब अपने ये गुंडा नंबर 1 है, इसके गुंडा की पार्टी का सदस्य है, इसकी पार्टी को एक सीट मिली है। इस उम्र क्या में हुआ है? क्या करें? मार्च के बाद आप भी धुआं फेंकते नजर आएंगे, गुंडाई कर नहीं पाया और मठों में आप भी चले जाएंगे। ले लेता, मुझे पता है। थैंक यू, ऐसे मत करो भाई, मुझे एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखो। धन्यवाद। नहीं, मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करता। मैं इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए, मुझे अफसोस है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर, धन्यवाद बहनों भाइयों, आप सबका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते समय गुजारिश इस बात की, वोट जरूर डालिए। किसको देते हैं आपका कंसर्न है, किन मुद्दों पर देते हैं ये आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, लोकतंत्र में अपने वोट के जरिए पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और अपना वोट जरूर डालिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़े शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं। संविधान में एक वोट आपका भी है और एक वोट भारत के राष्ट्रपति के पास भी है। यानी आपका दर्जा संविधान में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनका भी उतना ही है, उतना आपका भी है। इसलिए अपने हक का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान ज़रूर करें। शुक्रिया, नमस्कार।